जय हिंद एवरीवन। क्या हाल, कैसे हैं सभी लोग? बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हो। चलिए, तो सुबह करंट अफेयर्स की क्लास 7 बजे वाली करते हैं आप सब। यूट्यूब पे कराता हूँ मैं। सुबह 7 बजे वाली जो क्लास है यूट्यूब पे डेली होता है, तो उसे भी करने का प्रयास करूँ। हाँ, उसमें क्या है कि आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे। बच्चों, उस क्लास की सबसे अच्छी बात क्या है कि जो डेली करंट अफेयर्स वाईटी पे पढ़ाता हूँ, बस वही पढ़ेंगे तो आपका सारा एग्जाम में सभी करंट अफेयर्स बन जाएगा। चैनल कौन सा है? तो वहाँ पे सर्च करना केजीएस बीपीएससी या केजीएस बिहार एग्जाम्स। मुझे लगा कि आप में से कई बच्चों को शायद जानकारी नहीं भी होगी। बहुत ही लगभग उसको रेगुलर बेसिस पे अराउंड 30,000 30,000 से ज़्यादा बच्चे देखते हैं, जिसमें 20,000 25,000 बच्चे को डेली नोट्स बनाता है। तो वो बिल्कुल फ्री क्लास है यूट्यूब के ऊपर, और इसलिए रखा हो ताकि भाई कहीं पे भी कोई भी बच्चा है वो अपनी पढ़ाई वहाँ से करते रहेगा। तो हाँ, इसमें भी अच्छा बहुत लोग हैं जो करते हैं, जो लोग नहीं करता उसके लिए है सुबह 7 बजे, ठीक है? कुछ नहीं करना, लिखना जाकर के यूट्यूब पे एसकेसी सर करंट अफेयर्स, वो डेली जरूर देखिएगा। वो डेली देखना, उसमें क्या है कि आपको हर दिन की जानकारी मिलेगी। जैसे आज है 10 नवंबर, तो भाई जो कल की घटना है वो आज चर्चा हो गया, आज की घटना कल चर्चा हो जाएगी, तो आप डेली अपडेटेड रहोगे बिल्कुल। बिल्कुल। चलो, तो बच्चे अपने क्लास को हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं जल्दी से, है ना? और हाँ, केजीएस वीपीएससी आनंद आता है नहीं, सुबह-सुबह मजा आ जाता है सुबह 7 बजे की। तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम है, दिल्ली में लेगा सर, कहाँ लेगा? दिल्ली में लेगा भाई। गुड मॉर्निंग। चलो, तो अपने क्लास को हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। जरूर उस क्लास को देखना। हाँ, सुबह 7 बजे टाइमिंग क्या रहती है उसकी क्लास की? सुबह 7 बजे। एक बार अगर आदत हो गई तो ये मानकर चलो कि इस क्लास को एक बार अगर आपने समझ लिया, फिर आपको करंट अफेयर्स के लिए कुछ भी सोचना नहीं होगा। इस क्लास की सबसे अच्छी बात है, नो बकवास, केवल पढ़ाई, नथिंग एल्स। उसमें से पढ़ाई है, आप लोग उसको जरूर जाकर के देखिएगा। चलिए, तो बच्चे अब हम लोग जो है अभी तक हम लोगों का कहाँ पे कंप्लीट हो गया भाई? तो मार्च तक का। अब हम लोग यहाँ पे अप्रैल माह के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। अप्रैल 2025। तो अप्रैल 2025 में क्या है करंट अफेयर्स में? बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे। हाँ, अप्रैल अप्रैल हम लोग कर रहे थे ना, तो इसमें कहाँ तक हो गया था? 110 तक हो गया था ना? कहाँ तक हो गया था एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। 110 तक हो गया था, ऑलराइट। तो उसके आगे जो है हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे 111 नंबर से। चलो, एक्चुअली इतना सारा बैच है ना कि सब में चल ही रहा होता है। बिल्कुल 111 नंबर से, ठीक है? कहीं पे रोक करके पूछ भी लेते हैं। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा देखो तो। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ब्रेक थ्रू अवार्ड किस विश्वविद्यालय को दिया गया था? इसका पीडीएफ अभी जो क्लास कर रहे हैं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलता है, ये आप लोगों को एप्लीकेशन पे ही मिलता है। जो ऐप है जहाँ पे आप कॉल्स कर रहे हैं, वहीं पे इसका आपको पीडीएफ मिलेगा। समस्या क्या है ज्यादातर बच्चों का? उसको समझ में नहीं आ रहा है कि करंट अफेयर्स को पढ़ना कैसे है। अभी आप जो पढ़ रहे हो बाबू, ये आपके एग्जाम्स में आएंगे, यही सब स्क्रीनशॉट आपका लगेगा। आप देखते हो अलग अलग परीक्षाओं में सब क्लास यही है। चलिए, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। इसका उत्तर क्या होगा देखो तो, जल्दी से कमेंट करिए। मेरे क्वेश्चन बदल दिए हैं, इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, इसका बताओ। खॉमजोम दिवस जो बनता है, खॉमजोम दिवस, इसका उत्तर क्या होगा? कौन सा बुक से पढ़ाते हैं? बुक का नाम भी बता दीजिए प्लीज। अरे भाई, कोई बुक आता है बाबू करंट अफेयर्स का? ये एक एक शब्द जो है मेरे अपने हैं। ये सारे करंट अफेयर्स जो है मैंने खुद से बनाया हुआ है, कोई बुक नहीं। आपको क्या लगता है बहुत तनी मेहनत करना है? बहुत मेहनत करता हूँ इसके पीछे। अभी जैसे डेली पढ़ाते हैं, वहाँ देखिएगा सारा क्वेश्चन खुद बना कर लाते हैं कि भैया क्या घटना है, कैसे बताना है इन लोगों को। तो 110 नंबर, अरे सब तो खत्म हो गया इधर। चलिए, 110 नंबर से हम लोग अपना देखना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 11 से 111 नंबर से। चलिए, 111 नंबर से जो है देखना स्टार्ट करेंगे। पहला जो प्रश्न हम लोगों के सामने रहने वाला है, पहला सवाल है, किस रोग की जांच के लिए अपनी पहली मेड इन इंडिया ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस टेस्ट किट का अनावरण हुआ है, लॉन्चिंग हुआ है? वो कौन सी बीमारी है जिसकी जांच के लिए? वो जो सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए भारत ने पहली बार मेड इन इंडिया जो है वो टेस्ट किट बनाया है। सर्वाइकल कैंसर, जिसको गर्भाशय कैंसर भी कहते हैं, गर्भाशय कैंसर भी कहते हैं। भारत में बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो इससे पीड़ित हैं। गर्भाशय कैंसर भी कहते हैं। भारत में बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जो इससे पीड़ित हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा हम लोगों का? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसको देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी से सम्मानित किया गया है? तो जो यह सम्मान दिया गया है श्री मधुसूदन साई को, जो कि एक आध्यात्मिक लीडर है, एक स्पिरिचुअलिज्म से संबंधित है, और उनको ये सम्मान यहाँ पे दिया गया है। तो मोदी जी की तस्वीर लगी है, इन्हें भी मिला था, लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो इसमें गलत हो जाएगा। तो फीजी के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी से सम्मानित किया गया श्री मधुसूदन साई को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बन गया है? दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी सेना के ऊपर पैसे कौन खर्च करता है? तो जो दुनिया में सबसे ज्यादा सेना के ऊपर खर्च करने वाला देश है अमेरिका, पहला स्थान पे। दूसरा नंबर में कौन है भाई? रूस। दूसरा नंबर में कौन है? रूस। और तीसरे स्थान पे कौन है? तो तीसरे स्थान पे चाइना। यानी कि सबसे ज्यादा जो सेना अपनी सुरक्षा पे पैसा खर्च करता है, अपनी सुरक्षा पे जो पैसा लगाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रसा। उसका नाम क्या है? तो रसिया। उसका नाम क्या है? रसिया। और इसी चीज को हम लोग यहाँ पे उसी तरह से नेक्स्ट जो हम लोगों के सामने भी सवाल रहने वाला है, नेक्स्ट जो हम लोगों के सामने प्रश्न है कि नेक्स्ट जो हम लोगों के सामने यहाँ पे सवाल है, अ, रूस चीन हो गया, उसके बाद चौथे नंबर पे भारत है। इंडिया का स्थान क्या है यहाँ पे लिख लोगे? फोर्थ नंबर पे भारत है, चौथे नंबर पे भारत। और ये वाला नंबर थोड़ा सा ठीक कर दीजिएगा, माफी चाहूंगा। ये नंबर जो है इसको थोड़ा ठीक करना। दूसरा में चाइना है, तीसरा में रसिया है, चौथा में भारत है, और पांचवें नंबर पे भी अगर देखोगे, पांचवें नंबर पे सऊदी अरब है, सुरक्षा पे सबसे ज्यादा ना जो पैसे खर्च करता है। चलिए, तो ये सारी बातें क्लियर है यहाँ पे। ये सभी बातें जो है बिल्कुल क्लियर है। हाँ, पहला दूसरा तीसरा भारत जो है सुरक्षा व्यय में कहाँ पे आता है? चौथे नंबर पे। उसके बाद है, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा पश्चिमी घाट में खोजी गई मछली की दो नई प्रजातियों का नाम क्या है? तो यह है लेबियो उरू और लेबियो चैटिदा। मछली जो है मिथिला का बड़ा फेमस है, नहीं खास करके रोहू। मिथिला में जो सबसे फेमस जो मछली है वो कौन सा है? रोहू। रोहू मछली जो है मतलब मिथिला के क्षेत्र की जो है खान पान जो है उसमें से इसका सबसे ज्यादा महत्व है। तो अभी हाल ही में दो नए मछली की प्रजातियां खोजी गई हैं। नाम क्या क्या है इनको? लेबियो उरू और लेबियो चैटिदा। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की गई है? वो जो इसकी स्थापना जो है कल्पकम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वहां पे किया गया है। परमाणु ऊर्जा केंद्र में इसकी स्थापना की गई है, ऑप्शन नंबर सी। और किसके मदद से? तो लिखोगे रूस के सहयोग से। रूस के रूस के सहयोग से, विद द हेल्प ऑफ रूस। रूस के सहयोग से, ठीक है। और ये कल्पकम परमाणु ऊर्जा केंद्र पड़ता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तो इसमें राइट आंसर क्या है हम लोगों का? ऑप्शन नंबर सी, कल्पकम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हम लोगों के सामने कि हाल ही में चर्चा में रहने वाला ऑपरेशन अटलांटा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में यूरोपीय संघ की नौसैनिक अभियान के रूप में प्रारंभ हुआ है? वो जो ऑपरेशन अटलांटा जो है इसको शुरू किया गया है, कहाँ पे शुरू किया गया है? तो इसको शुरू किया गया है
इसको जो हाल में स्टार्ट किया गया था, वो स्टार्ट किया गया था पश्चिमी हिंद महासागर में और लाल सागर में। कहाँ पे शुरू किया गया था? पश्चिमी हिंद महासागर और लाल महासागर में। तो आपको ध्यान होगा कि ये वो क्षेत्र है, हिंद महासागर और लाल सागर, जहाँ पे जो हैती विद्रोही हैं, जो हैती विद्रोही हैं और जो सोमालिया के डाकू हैं, ये जो सोमालिया है, यहाँ पे बहुत चोरी होता है। सोमालिया के जो डाकू हैं, उनके द्वारा ना यूरोपियन यूनियन से, जो यूरोप के देशों से जो जहाज भेजा जाता था, वो जहाज को ये लोग क्या करते थे? लूट लेते थे। उस जहाज को ये लोग क्या करता था? लूट लेता था। कि मान लो यूरोपियन यूनियन जो है, वहाँ से कोई जहाज निकला हज़ारों टन माल लेकर के, तो ये लोग क्या करते थे? फिर जहाज को चोरी कर लेता था। तो उससे बाहर निकलने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अटलांटा। नाम क्या दिया गया इसको? ऑपरेशन अटलांटा। और हैती विद्रोही बहुत खतरनाक, मतलब पूरा चोरी कर लेता है, जहाज ही गायब कर देता है। पूरा जो कंटेनर है, कई 100 कंटेनर लगा हुआ है, सब गायब एक ही बार में। और इसमें जो है, हाँ, इसमें जो है सबसे बड़ी भूमिका जो रहता है, उसको देखिएगा भारत जो है सोमालिया से बहुत सारा जो है रेस्क्यू करके अपने जहाज़ों को वापस लाया है। हाँ, तो ये लोग सुधरता नहीं है, लोग जहाज को ही पूरा गायब कर देता है, तो उससे बचने के लिए ऑपरेशन अटलांटा लाया गया था। उसके बाद हाल ही में चर्चा में रहने वाला कुर्ज़फेल्ड-ज़ैकोब रोग। कुर्ज़फेल्ड-ज़ैकोब रोग मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह जो है शरीर के मस्तिष्क को जो है एक प्रकार से प्रभावित करता है, और ये एक प्रकार की बीमारी है। अभी काफ़ी दिनों से जो है ये खबरों में था। ये जो है एक दुर्लभ रोग है, बहुत रेयर, कई लाख लोगों में आपको एक आध आदमी को दिखेगा ये। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि 60 वर्ष प्लस को होता है। साधारणतः ये कम उम्र में नहीं होता है, जिसकी उम्र जो है थोड़ी अधिक होने पे ये जो बीमारी है वो होता है। हाल ही में चर्चा में रहा इटालियन जल विद्युत परियोजना, इटालियन जहाँ लिखा है इटालियन, वहाँ पे इटालियन कभी-कभी लिख देता है। ये किन 2 नदियों पर बाँध बनाने का प्रस्ताव है। तो इटालियन जल विद्युत परियोजनाओं की 2 नदियों पे बाँध बनेंगे। वो नदी कौन से हैं? तो नदियों का नाम है द्री और टेंगोन नदी। ये दोनों जो नदियाँ हैं बच्चे, ये दोनों नदियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश की। दोनों जो नदियाँ जो है ये अरुणाचल प्रदेश की हैं, अरुणाचल प्रदेश की, और वहाँ पे जो है बाँध का निर्माण होगा। उसके लिए जो अभी सरकार ने फैसले लिए हैं, डिसीजन लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद है स्टेलर मॉडल, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो स्टेलर मॉडल जो है, इसे लॉन्च किया गया है, ये भारत में एकीकृत बिजली की उत्पादन, पारेषण और भंडारण की योजना है। ये बेसिकली जो है एक स्वदेशी सॉफ्टवेयर है, इंडिजिनसली डेवलप एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में रियल टाइम में इलेक्ट्रिसिटी की क्या सप्लाई है और क्या डिमांड है, उसके बारे में पता चलेगा। और मंत्रालय ऑब्वियसली विद्युत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मनोहर लाल खट्टर है। मनोहर लाल खट्टर ना, मनोहर लाल खट्टर। तो ये एक प्रकार का क्या है बच्चे, एक रियल टाइम जो है इंडिकेट करता है कि अभी जो है भारत में इलेक्ट्रिसिटी की क्या डिमांड है, क्या आपूर्ति है, कैसे इसको स्टोर किया जाए, कैसे, तो सारी बातें। नेक्स्ट हम लोगों के सामने चर्चा है कि आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती करने के बाद नई रेपो दर क्या है? बच्चों, रेपो रेट में कटौती करने के बाद नई रेपो रेट क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ये प्रश्न कब का है भाई? अप्रैल माह का। कब का प्रश्न है ये? अप्रैल माह का। तो अप्रैल माह में जो कटौती किया गया था, तो उस समय ये जो रेपो रेट हमारा हो गया था, देखो सबसे पहले रेपो रेट कितना था? 6.50। इसको घटाकर कितना किया गया था? 6.25। कब किया गया था 6.25? फरवरी में। उसके बाद फिर से इसको घटा करके 6% किया गया था। 6% कब किया गया? अप्रैल में। कब किया गया? अप्रैल में। उसके बाद इसको फिर से घटाया गया और इसको घटाकर कर दिया गया है 5%। ये जो 5% हुआ कब हुआ है? ये हुआ है जून में हुआ है। और अभी वर्तमान में कितना है? रेपो रेट 5% है। सॉरी 5.5%, 5 नहीं, तो घर से पैसा देना पड़ जाएगा हमको। 5.50%। तो 5.50% कब से है? जून में। और यही जो है वर्तमान रेपो रेट है। वर्तमान रेपो रेट। अभी एक एग्जाम हुआ है बिहार में, रेपो रेट, डीएसओ का पेपर था शायद, हाँ डीएसओ का। तो उसमें क्या किया है, क्वेश्चन जो पूछा है वो सुनना। जो डीएसओ के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था कि बताओ रेपो रेट जो है अप्रैल माह में कितना था, तो अप्रैल माह में रेपो रेट कितना था भाई? 6% था। जब ये प्रश्न हम आपसे करा रहे हैं तो उसमें रेपो रेट कितना था? 6। लेकिन अभी आपसे जब पूछेगा तो वर्तमान पूछेगा, वर्तमान में कितना है? 5.50%। एक बच्चा लिख रहा है सर रेपो रेट क्या होता है? बच्चे ये सब इकोनॉमिक्स जब आपको सर पढ़ाएंगे तब ये चर्चाएं सामने आएंगी। तब तक के लिए केवल ये सुनो कि रेपो रेट आम भाषा में उस रेट को, उस दर को कहते हैं जिसपे आरबीआई जो है अपने कंज्यूमर बैंक को, अपने ग्राहकों को, यानी कि बैंकों को ब्याज देती है। इसको ऐसे समझो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, तो आरबीआई जो है अन्य बैंकों को, अन्य बैंक जैसे बहुत सारे बैंक हैं, एसबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है, देना बैंक है, बहुत सारे बैंक हैं, तो इन बैंकों को जिस रेट पे ब्याज देगी उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? रेपो रेट। तो बैंकों को आरबीआई जिस रेट पे दर देगी वो भी कितना है? 5.5%, 50%। नेक्स्ट है कि हाल के एक अध्ययन के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग विटामिन डी की कमी से ग्रसित है, विटामिन डी के शिकार हैं, डिफिशियंसी। तो विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है, आप जान करके आश्चर्य होगा कि भारत में 20% लोग जो है इसके शिकार हैं। 20% पर्सन्स, भारत में 20% लोगों को विटामिन डी की कमी है। आप भी उसमें हो सकते हो। अगर आप लगातार बीमार पड़ते हैं, अगर आपके घुटना में, टेहना में, गर्दन में हर जगह दर्द रहता है, तो आप समझ जाओ कि आपको विटामिन डी की कमी है। और विटामिन डी की कमी है, उसको ठीक करने का सिंपल तरीका है कि आप जो है सबसे पहले तो विटामिन डी का टैबलेट आता है, दवा आता है, उसको खाइए, और उसके बाद क्या है कि अपनी दिनचर्या को, अपनी डेली रूटीन को ठीक करिए। वैसे आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो आप लोग के लिए भी ये बातें लागू होती हैं। विटामिन डी, क्योंकि ज़्यादातर समय आप लोग बैठे रहते होंगे घर में ही, भाई टेबल है अपना, रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करिए सुबह में खास करके ठंडी का समय आराम से घंटे का धूप लो, आधे घंटे 1 घंटे का आराम से चेयर लगा करके धूप लो। और इंडिया में बड़ी संख्या में जो सोचो ना 20% का मतलब लगभग भारत की 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी, तो इंडिया में 30 करोड़ आदमी जो है इससे परिचित, इससे जो है दिक्कत में है। आगे प्रश्न है कि नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है? तो जो भारत का डीप वाटर जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना उसका नाम है विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय सी पोर्ट। ये कहाँ पड़ता है बच्चे? तो ये एक केरल से लगा हुआ क्षेत्र में, तिरुवनंतपुरम के नजदीक में है, केरला में। और डीप शब्दों पे ध्यान देना, लिखा हुआ है डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ये भारत का पहला है, यानी कि भारत में डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं था। तो डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ऐसे पोर्ट को कहते हैं जो समुद्र की गहराई में, समुद्र के बहुत ही अंदर जाकर के बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है। जैसे आमतौर पर बंदरगाह कहाँ होता है? आप सबको पता है, आमतौर पर बंदरगाह यहीं पे होता है, तट पे होता है, एकदम किनारे पे। लेकिन डीप वाटर पोर्ट किधर होगा? एकदम थोड़ा और अंदर आकर के, थोड़ा और अंदर आकर के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो समुद्र की गहराई होता है वो ज्यादा होता है। समुद्र की गहराई क्या होती है? अधिक होती है। और समुद्र की गहराई अधिक जब होता है तो ऐसे क्षेत्रों में बड़े बड़े जो जहाज है वो आकर के लगता है। बड़ा जहाज, देखो जहाज, इसमें कई हजार कंटेनर जो है उसको आप कैरी कर सकते हो। तो भारत में ना ट्रांसशिपमेंट जो है, डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट था ही नहीं। तो भारत को दुनिया से कोई भी जो माल मंगाना पड़ता था तो सारा माल कहाँ पे आता था? उस सब माल आता था सिंगापुर में, दुबई में या कोलंबो में आता था, श्रीलंका में। हमारे पास ट्रांसशिपमेंट के लिए डीप वाटर सी पोर्ट जो था वो था ही नहीं। तो भारत जो है वो पहली बार जो है इंडिया ने इसको यहाँ पे बनाया है। और कहाँ पे है बच्चे? तो ये है विजिंगम में। इसमें भी अगर आपसे पूछा जाए कि किसके मदद से, किस मॉडल पे डेवलप हुआ है, ये जो डीप वाटर शिपमेंट है इसको डेवलप करने में अडानी समूह जो है उसका बड़ा निवेश रहा है। अडानी समूह जो है उसका बड़ा निवेश है। ये जो है ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप,
मोड पर आधारित है, यानी कि सरकार जो है निजी क्षेत्र के साथ मिलकर के इसमें काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों को पूंजी निवेश के लिए, नेक्स्ट है राज्यों को, नेक्स्ट है कि राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों को किस रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वो जो केंद्र सरकार जो है राज्यों को निवेश के लिए 1 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण दे सकती है, 1 लाख करोड़ तक का उन्हें जो है वित्तीय सहायता दे सकती है, 1 लाख करोड़ का छोटा मोटा अमाउंट नहीं। तो पूछा जा रहा है कि कितने दिनों के लिए, उस पर ब्याज भी नहीं देना है। तो ये अमाउंट जो होगा ये 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था है, 50 वर्ष तक जो है उसमें। हाल ही में चर्चा में रहा कवच 5.0 प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। वो जो ये जो मुंबई में भी आपने हाल में सुना होगा, एक ट्रेन में दुर्घटना हुआ था, कई सारे लोग मरे थे, तो उसी समय जो है मुंबई की उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को बढ़ाने के लिए जो है कवच 5.0 प्रणाली की बात की गई थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। हाल ही में चर्चा में रहा लंबी दूरी की ग्लाइड बम, गौरव को किसने विकसित किया है। तो जो गौरव जो है ग्लाइड बम है, लंबी दूरी की है, कितनी दूरी के लिए है, इसकी दूरी का इसका जो रेंज है वो है 1000 किलोमीटर, वहीं पे ऐसे लिख दीजिएगा 1000 किलोमीटर। तो इसको किसने डेवलप किया है, इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। तो किसने विकसित किया है, डीआरडीओ ने, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इसको क्या है, एक बार जैसे दाग दीजिएगा, जो टारगेट देंगे वहां जाकर के फट जाएगा। तो ये कहाँ पे है, तो इसको हम बोलेंगे कि ग्लाइड बम जो है इसको डीआरडीओ ने बनाया है, उसने परीक्षण किया है। सीपीसीबी ब्लू वॉशिंग, सीपीसीबी ब्लू वॉशिंग शब्द का उपयोग हाल ही में किसके पुनर्वर्गीकरण के लिए हुआ है। जो सीपीसीबी का मतलब ही होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो मतलब है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इसमें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ना, वो बहुत सारे इस तरह का टैग देता है, जैसे जैसे देता है यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है, ब्लू वॉशिंग, तो ये देता है ग्रीन, ब्लैक, इस तरह से रेड। तो ब्लू वॉशिंग जो शब्द अभी यूज किया है, ये शब्द यूज किया है अपशिष्ट से ऊर्जा भस्मीकरण उद्योगों के लिए, इसके लिए यूज किया है वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेशन इन इंडस्ट्री के लिए। हाल ही में भारत के किस शोध संस्थान ने सिकल सेल रोगियों की प्रारंभिक जांच के लिए एक किफायती इलेक्ट्रोफ्लूइडिक डिवाइस विकसित किया है। तो जो इसके लिए जो डिवाइस विकसित किया है वो संस्था है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर। कौन सी संस्था है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर। ये जो संस्था है सिकल सेल रोग, ठीक है, सिकल सेल जो रोग होता है ये सबसे ज्यादा आदिवासियों में होता है, और ये है क्या बेसिकली, ये आरबीसी का विकार है, जो रेड ब्लड सेल होता है ना, आरबीसी का विकार, आरबीसी का जो ये विकार है, जैसे किसी के शरीर में अगर आरबीसी जो है वो इरेगुलर अगर हो जाए, अगर वो कैसा हो जाए, इरेगुलर, उसका शेप जो है खराब हो जाता है, तो उसके लिए क्या, कौन सा रोग बोलते हैं, उसको सिकल सेल बोलते हैं। और भारत को सिकल सेल से मुक्त होने के लिए टारगेट वर्ष है 1947। पूछा गया सवाल है कि भारत जो है, भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो 1947 तक रखा है, ठीक है। तो उसकी जांच से संबंधित जो है डिवाइस किसने विकसित किया है, और सिकल सेल से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होते हैं, ट्राइबल्स, जनजाति प्रभावित होते हैं, क्योंकि इनकी खान पान का जो हैबिट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। केरल के किस गांव में हाल ही में 2000 वर्ष पुराना मेगालिथिक अवशेष की खोज हुई है, तो ये हुआ है बंडुका में। बंडुका कहाँ पड़ता है, ये मलपुझा डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर पड़ता है, मलपुझा जिला जो है वहीं पे ही पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य के संदर्भ में यह अभियान किन दो मुख्य क्षेत्रों पर फेमस मूलतः जो है फोकस था। तो हेल्थ डे का बनता है स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, एम आई राइट, एक बार जल्दी से बताएंगे। स्वास्थ्य दिवस का बनता है लगभग 7 अप्रैल को हर साल ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इस वर्ष का जो थीम है वो तो यहाँ लिखा हुआ है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, तो पूछ रहा है इस वर्ष का आयोजन किस पे फोकस था, तो जो फोकस था मातृत्व स्वास्थ्य नवजात शिशु के देखभाल पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो है वो हम लोगों का इसमें सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहने वाला स्टार रेटिंग प्रणाली किस उद्देश्य से लाई गई है, तो जो स्टार रेटिंग प्रणाली लाया गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब व्यापार को आसान बनाना, व्यापार को आसान बनाना। और व्यापार को आसान कब बनाया जा सकता है, जब नीतियां आसान होंगी ना, जब सरकार की जो पॉलिसीज है वो जब आसान होती है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो जब हम लोग लिबरल करते हैं, बहुत आसान कर देते हैं। आगे प्रश्न होगा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति में थाईलैंड की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो एक्ट ईस्ट नीति जो है ये बेसिकली इसको 2015 में नरेंद्र मोदी ने क्वाइन किया था, नरेंद्र मोदी ने शब्द यूज किया है। उससे पहले ये शब्द जो था उसको बोलते थे लुक ईस्ट पॉलिसी, उससे पहले क्या था, लुक ईस्ट पॉलिसी। दोनों में थोड़ी समानता है, बट पीवी नरसिम्हा राव ने इस शब्द का प्रयोग किया था, नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव ने इस शब्द का प्रयोग किया था, ये वाज 1990 लुक ईस्ट पॉलिसी, और इसी को मोदी जी ने मॉडिफाई किया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो उसमें थाईलैंड का क्या महत्व है, वैसे थाईलैंड का महत्व ये है, ये बिम्स्टेक का भी सदस्य है और आसियान का भी सदस्य है, तो इसमें इसका ऑब्वियसली महत्व है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका महत्व होगा। तो राइट आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कच्चा तीवु द्वीप जो है ये मुद्दा खबरों में क्यों था, चर्चा में क्यों था। वो जो कच्चा तीवु जो द्वीप है ये खबरों में इसलिए था क्योंकि ये पहले भारत का ही था, लेकिन 1974 में एक समझौते के अंतर्गत इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया, ठीक है। तो बार बार देखिएगा जब भारत में बीजेपी और एनडीए कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जब जंग छिड़ता है बयानबाजी का, तो उस समय क्या होता है कि कांग्रेस बीजेपी वाले कहते हैं कि भैया वो जो द्वीप हमने दिया था श्रीलंका को इंदिरा गांधी के समय में वो वापस मिलना चाहिए हम लोगों को, तो इसको लेकर के तो बेसिकली क्या है, इसे भारत को लौटाने की मांग की गई है कि भैया ये द्वीप जो है वो हमें लौटा दो। ये देखोगे मैप में देखोगे तो यही है कच्चा तीवु द्वीप। आगे प्रश्न था कि हाल ही में चर्चा में रहने वाला ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षों के इस सम्मेलन में लॉन्च किया गया है। तो ग्रीन क्रेडिट को लॉन्च किया गया था जिस सम्मेलन में वो था, सम्मेलन नंबर था वो दुबई में हुआ था, COP28। कौन सा था ये, COP28, ये दुबई में हुआ था। तो उसमें इसको लॉन्च किया गया था ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को। COP28 जो है दुबई, COP29 कहाँ पे है, ये प्रश्न भी बीपीएससी ने पूछा भी था, बाकू अजरबैजान में। COP29 कहाँ पे हुआ है, बाकू अजरबैजान में 2024 में। और अभी होगा COP30, अभी होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 ब्राजील में होगा, अभी हो रहा है, होगा इसी मंथ नवंबर में होगा। तो ग्रीन क्रेडिट किस में लॉन्च हुआ था, COP28 में। अगला है कि हाल ही में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 का विरोध क्यों किया गया था। तो बोध गया मंदिर का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि मंदिर पर बौद्धों के अलावा इस पर इसलिए किया गया था क्योंकि बौद्ध भिक्षु महाबोधि मंदिर पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। और आप सबको ध्यान होगा कि ये जो बोध गया का जो मंदिर है इसमें
इस मंदिर की जो खास बात है वो ये है, ये हिंदुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है और ये बौद्धिज्म के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो बीच-बीच में देखिएगा थोड़ा टकराव होते रहता है दोनों में, हिंदू और बौद्धिज्म को लेकर। तो ये जो बौद्ध भिक्षु थे वो इस मंदिर पे पूर्ण नियंत्रण चाहते थे, उसको लेकर के थोड़ा-सा विवाद हुआ था। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा क्यों शुरू किया था? तो ये प्रश्न मुझे लगता है पिछले दिनों सबसे अधिक बार पूछा गया है। मतलब पिछले 10 एग्जाम में लगातार आया हुआ है, इंक्लूडिंग यूपीपीसीएस में। अब यूपीपीसीएस इतना टफ माना जाता है, उसमें भी पूछा ये प्रश्न। तो ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ पे लाया गया था? क्यों चलाया गया था इसको? तो म्यांमार में भूकंप राहत सहायता प्रदान करने के लिए। किसने चलाया था? भारत ने। कहाँ पे सहायता करना था? म्यांमार में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भूकंप आया था। नेक्स्ट है कि श्रीनिवास रामानुजन के बारे में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा अप्रैल 2025 में लॉन्च की गई नई पुस्तक का नाम क्या है? तो इनका जो डेथ एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि जो है वो है 26 अप्रैल को। तो उस अवसर पे एक नई पुस्तक लॉन्च हुई है, पुस्तक का नाम है रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में क्या शामिल करने के लिए एक बड़े फैसले की घोषणा किया है? तो जो आगामी जनगणना होने वाला है, आगामी जो जनगणना होने वाला है 2027 में, तो इस जनगणना में क्या शामिल करने की घोषणा की गई है? तो इसमें जातिगत आकलन जो है वो भी शामिल होगा। जातिगत आकलन जो है वो भी शामिल होगा। तो ये काफी बड़ी एक चर्चा थी यहाँ पे। और राहुल गांधी की तस्वीर इसलिए लगा क्योंकि आपने देखा होगा लीडर ऑफ अपोजिशन है और ये हर मंच पे, चाहे वो सदन के अंदर हो, सड़क पे हो, हर जगह लगातार इसके विषयों पे उठाते रहे, बात करते रहे। तो यहाँ पे नाम आपको देखने को मिला। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 जम्मू और कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने क्या कार्रवाई किया? तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमला किया और कई निहत्थे भारतीयों का, 2 विदेशी नागरिकों की भी हत्या कर दी गई। तो उस हत्या के बाद जो है दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या एक्शन लिया? तो एक्शन ये था उसका कि हमले की निंदा किया था, निंदा नहीं, कड़ी निंदा किया था, स्ट्रांगली कंडेम किया था और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए वैश्विक सहयोग का आग्रह किया था। मतलब सोचिए कि एक संस्था जो है कितनी निकम्मी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्या करती है? किसी भी घटना का केवल निंदा करती है, कोई एक्शन नहीं ले सकती और ये बहुत दुखद घटना था ऑब्वियसली। नेक्स्ट है कि विश्व मलेरिया दिवस 2025 का विषय क्या है? इसका थीम क्या है? तो वो जो मलेरिया दिवस मनाया गया है, इसका विषय, इसका थीम जो इस वर्ष का था वो था कि मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जीवन। ये इसका यहाँ पे थीम था। और मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य क्या है भारत में? तो उन्मूलन, मलेरिया को समाप्त करने का जो लक्ष्य है भारत का वो है 2030 तक। मलेरिया कब तक समाप्त हो जाना चाहिए भारत से? 2030 तक का इसमें लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न होगा कि राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का लक्ष्य क्या है? तो जो अभी खसरा रुबेला उन्मूलन जो है अभी नेपाल में हो गया है, तो नेपाल को इसको WHO ने लाइसेंस दिया है कि भाई ये मुक्त हो गया है। भारत अभी नहीं हुआ है मुक्त। तो भारत ने 2026 के लिए लक्ष्य रखा है कि 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। यानी कि खसरा रुबेला के भारत सरकार जो है वो टीकाकरण कराना चाहती है, वैक्सीनेशन कराना चाहती है। तो सभी को जो है वैक्सीन लगाना है 2026 तक, इसका लक्ष्य सरकार ने रखा है। चलिए अब ज़्यादा सवाल इधर है नहीं बचा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जेद्दाह में दूसरी बार सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की बैठक की सह अध्यक्षता किसने किया है? तो जो इसकी सह अध्यक्षता किया है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने। इसमें कौन भाग लिया है? जो वहाँ के पीएम है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने जो है मोदी जी के साथ यहाँ पे मीटिंग किया था। नाम क्या है इनका? प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। इसे नाम इनका है क्राउन प्रिंस। नाम इनका क्या है? क्राउन जो है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। मई 2025 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो जो आपको सबको ज्ञात है कि अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा के लिए जो पहले भारतीय जिनको अभी चुना गया था उनका नाम था शुभांशु शुक्ला और ये जिस मिशन के अंतर्गत वहाँ पे गए हैं उस मिशन का नाम था एक्जियोम मिशन, एक्जियोम 4 मिशन। इस मिशन के तहत जुड़ करके वो अन्य 4 जो एस्ट्रोनॉट के अंतरिक्ष यात्री थे उसमें हमारे देश के शुभांशु शुक्ला भी यहाँ पे शामिल थे। विश्व की सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 2024 सूची में शीर्ष 100 में से कौन सा अस्पताल जो है वो शामिल है? तो बच्चे शीर्ष 100 में से भारत की तरफ से एक अस्पताल इसमें जो है वो शामिल है और वह अस्पताल है एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली को विश्व स्तर पे 97 नंबर मिला, 97 रैंक मिला है। पहला नंबर में अमेरिका का एक मेडिकल कॉलेज है, यानी कि अमेरिका हर क्षेत्र में एक जो है मेडिकल कॉलेज जो है उसका वहाँ पे है। उन लोग का नाम बड़ा सिंपल होता है, मेडिकल कॉलेज इतनी नाम है। तो ये पहला नंबर पे है, दुनिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल और इंडिया का सबसे बेस्ट जो है नई दिल्ली। ये भारत का नंबर 1 है लेकिन विश्व का 97 नंबर पे। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस कब से लागू करने की बात की गई है? तो निश्चित तौर पे 1 अप्रैल 2025। कब से लागू होगा ये? 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। आगे है किस जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में नामित किया गया है? तो जो नामित किया गया है गंगा, भागीरथी, हुगली, इन सबको मिला करके जैसे हम लोग बोलते हैं एनएच, नेशनल हाईवेज, उसी तरह से इसको बोलते हैं नेशनल वाटरवेज नंबर 1। उसमें तीनों को मिला दिया गया है। अगला है ब्लू ऑरिजिन NS-31 फ्लाइट में सवार मशहूर हस्तियों में से कौन थी जो 14 अप्रैल को ब्लू ऑरिजिन के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला पर्यटक बनी है? तो जो कैटी पेरी जो है ये अमेरिकी सिंगर है, ये अमेरिकी सिंगर है और इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा किया है। अंतरिक्ष की यात्रा इन्होंने यहाँ पे की है कैटी पेरी और सारा मैटर आपको यहाँ लिखा हुआ है। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये बिहार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बिहार में। बिहार में 4 से लेकर के 15 मई तक आयोजन जो है ये किया गया था और खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसमें हम लोग अभी मई में सवाल करेंगे, मई का जब आएगा करंट अफेयर्स तो उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये भारत के 5 शहरों में आयोजित, बिहार के 5 शहरों में हुआ था। बिहार ने 36 पदक जीते थे, पहला स्थान, दूसरा स्थान हम लोग देखेंगे, अभी इसको थोड़ा सा इतना ही रहने देते हैं। 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यूनो लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो जो साइबर सुरक्षा के लिए भारत की पहली स्टार्टअप कंपनी है क्यूनो और इसने भारत का एक स्टार्टअप है और उसने ना साइबर सुरक्षा का एक प्लेटफॉर्म बना दिया है और उस प्लेटफॉर्म का नाम है क्यूशील्ड। और ये जो क्यूशील्ड इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है ये पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है, भाई क्या कमाल का काम इंडिया की कंपनी ने किया है। तो क्यूशील्ड किसने बनाया है? क्यूनो लैब्स ने बनाया है, जो कि इंडियन स्टार्टअप है। इंडियन सुपर लीग आईपीएल सब परिचित है, आईपीएल सब लोग जानते हो ना, आईपीएल कौन जीता है? आप में से कई लोग आरसीबी के फैन हो गए, आरसीबी जीत गई इस बार नहीं। तो उसी तरह से होता है फुटबॉल में, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का टूर्नामेंट है, जैसे आईपीएल क्रिकेट है उसी तरह से ये फुटबॉल का है। तो पूछा इसको किसने जीत लिया है? तो जो इसमें जो जीत दर्ज किया है जिस टीम ने, उस टीम का नाम है मोहन बगान। नाम क्या है इसमें? मोहन बगान। इन्होंने जीत दर्ज किया है और हराया है, इसमें हरा दिया है बेंगलुरु एफसी को, बेंगलोर की जो फुटबॉल क्लब है उसको हरा दिया है। आगे सवाल था कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति में अध्यक्ष के तौर पे किसको चुना गया है? तो सौरव गांगुली को दूसरी बार चुना गया है। ये दूसरा कार्यकाल सौरव गांगुली का होगा। 2025 राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम, ट्रंप ने बीच में क्या किया था? जो टैरिफ इंपोज किया था उसको पोस्टपोन कर दिया था 90 दिनों के लिए, बोला कि अभी टैरिफ को बंद कर देते हैं। उसमें एक देश को छोड़कर, वो देश कौन सा था? चीन। बोला भाई दुनिया के सभी देशों को 90 दिनों की छूट देते हैं, 3 महीना तक नहीं लगाएंगे टैरिफ, केवल एक देश को छूट नहीं देंगे, वो कौन है? चाइना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो जो लिस्बन जो कि पुर्तगाल में पड़ता है वहां पे उनको की टू द सिटी लिस्बन से सम्मानित किया गया है। कहां पे भाई? पुर्तगाल में। कहां पे? पुर्तगाल में। नेक्स्ट है श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है?
तो बच्चों ये सम्मान था श्रीलंका मित्र भूषण। कौन सा पुरस्कार है? श्रीलंका मित्र भूषण। और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य। ये 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, हेल्थ डे, उसी दिन का ही थीम था। 1 अप्रैल को राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव कौन बनी है? पहली बार कोई अफ्रीकी महिला, तो शर्ली बॉचवे, जो कि घाना की है। कहाँ की है ये? घाना। ठीक है, चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर है। एक बार देख लेंगे, अप्रैल खत्म हो जाएगा तो हम लोग का जो क्लास रहने वाला है बच्चे, इसमें कल मई पढ़ेंगे हम लोग। एक बार चेक कर लीजिएगा पीडीएफ है कि नहीं है, पीडीएफ डला हुआ है कि नहीं डला है। तो मई और जून दोनों एक ही साथ डाल देंगे, मई 2025 और जून, ये दोनों पीडीएफ आपको एक ही साथ डाल देंगे, कल आप निकलवा लेना। तो ये कल हम लोग देखने वाले हैं मई का, मई हम लोग कल स्टार्ट कर देंगे। अभी हम लोगों का अप्रैल तक का जो है वो डला हुआ है, ठीक है ना, डला हुआ है। चलो, तो पीडीएफ जो है डला हुआ है, अगर नहीं डला रहता मैं फिर भी चेक करवा लूंगा और जून का भी डाल देंगे। तो बच्चे अभी इस क्लास में फिलहाल इतना ही, ठीक है, अभी इतना ही। और आप लोगों को बस एक ही चीज कहेंगे, पढ़ाई जैसे जैसे करते जा रहे हैं मतलब रिवीजन अवश्य करना। एक भी क्वेश्चन क्लास के बाहर नहीं आता है, ये मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ। आप लोग अपने दोस्तों से पूछ लेना जो एग्जाम्स देते हैं, या आप में से कई बच्चे हमें पहले से फॉलो करते होंगे, उन्हें पूछ लेना। बात समझ में आ रही है ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ मिलते हैं कल की क्लास में, ख्याल रखो अपना, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।